चलिए अभी हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या नाम है इसका बेटा? तो इसमें देखो दो चीज हम कर रहे हैं। पहला तो हमने कुछ एरर किया है। एरर का मतलब क्या होता है बेटा? प्यार से गलती, मिस्टेक, बराबर है। अब हमको उसको सही करना है, रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफिकेशन मतलब होगा सही करना। ये होता है कि ये वो मात्रा होती है, ये वाली होती है, ये होती है ना। मैंने गलती की, ये वो वाला होता है, ये वाला होता है। कितने लोगों को लगता है ये वाला होता है? और कितने लोगों को लगता है ये वाला होता है? तो क्या ये भी, यहाँ पे भी मिस्टेक हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ पे तो हमने ऐसे काट के सही कर लिया, मस्त, बराबर ना। अब इसको बुक्स में कैसे सही करना वो देखना है। तो देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब होता है जो गलती आपने की है उसको सही करना। तो यहाँ पे दो चीज पढ़ेंगे अपन। पहला गलती किस तरफ की होती है और दूसरा उसको सही कैसे करना है। तो अभी हमको सीखना है पहले एरर कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले सीखेंगे एरर, टाइप्स ऑफ एरर। तो हम एरर को दो टाइप में बांटते हैं। मेन टू टाइप एरर की गलती होने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, और दूसरा होता है क्लरिकल एरर। तो दो टाइप के एरर को बांटा अपन ने। पहला कौन सा? एरर ऑफ प्रिंसिपल, और दूसरा कौन सा है? क्लरिकल एरर। अब क्लरिकल एरर में फिर तीन एरर है। पहला एरर ऑफ ओमिशन, सुना है? दूसरा पता है किसी को? हाँ, एरर ऑफ ओमिशन हो गया ये तो। और क्या बोलते हैं उसको? क्या है, तुमने पढ़ा है ये चैप्टर FYJC में? नहीं पढ़ा है? क्या है? वाह, ठीक, क्या हो गया इसको? क्या हो रहा है? चलो, एक होता है एरर ऑफ ओमिशन। क्या होता है एरर ऑफ? इसमें क्या होता है कि तुम लिखना भूल गए। एक होता है एरर ऑफ कमीशन, और तीसरा होता है कंपनसेटिंग एरर। तो मोटा मोटी एरर के चार टाइप हो गए। पहला कौन सा हो गया बेटा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल, फर्स्ट एरर। दूसरा एरर ऑफ ओमिशन। तीसरा एरर ऑफ कमीशन, और फोर्थ वाला कंपनसेटिंग एरर। तो वैसे चार एरर हो गए। कितने एरर हो गए? चार। क्या बोला, समझ में आया? टोटल इतने एरर अपने चार एरर है। कोई पूछे कितने एरर है? चार एरर है। मेन इनके दो पार्ट है, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर। क्लरिकल में आपके तीन चीजें, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। क्या बोला, समझ में आया तुमको? तो अभी अपने को इन चारों एरर को समझना है। जिसमें क्या हो गया? पहला आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, ध्यान से समझना। हमने एक चैप्टर पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तुमको याद है? कि कुछ खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ रेवेन्यू होते हैं। रेवेन्यू मतलब जो रिकरिंग होते हैं और जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म होता है, एक साल से कम होता है, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म होता है, मोर देन 1 ईयर होता है, और जो असेट के नाम से आ जाते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं, उन्हें बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उनको?
पर मैंने उसमें बताया था कि मान लो कभी कोई असेट खरीदी और खरीदते टाइम में कोई खर्चा किया है, तो खर्चा भी कैपिटलाइज होता है, असली कॉस्ट में ऐड होता है। जैसे हमने ये एसी परचेज किया, ये एसी के इंस्टॉलेशन में ये खर्चा किया है 10,000 रुपए का, तो 50 जगह एसी 10 का ये खर्चा हो गया, तो इसको खर्चा नहीं मानेंगे, तो इसको एसी कॉस्ट में क्या करेंगे, ऐड। इसे बोले कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोले इसको, हमने ये बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग में हमने लाइटिंग वाइटिंग का फर्स्ट टाइम खर्चा किया, लाइटिंग कराई और कलर कराया, ये सब कराया, तो ये खर्चा भी बिल्डिंग कॉस्ट में क्या होगा बेटा, ऐड। बराबर है। तो जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो उसमें जो भी खर्चा होता है वो खर्चा भी कौन सा नाम से माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या जिससे कोई एफिशिएंसी या कैपेसिटी बढ़ जाती है तुम्हारी, जैसे हमने दीवार तोड़ दी और दोनों क्लासों को एक साथ में कर लिया, तो अब बताओ इससे कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ गई, ये बीच वाली जगह में बच्चे बैठ जाएंगे, तो ये खर्चा भी कौन सा खर्चा माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद आया कुछ। तो एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर तुमने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल, वाइस वर्सा, तो ऐसे वाले केस में इस एरर को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको, एरर ऑफ प्रिंसिपल। When capital expenditure treated like a revenue expenditure or revenue expenditure treated like a capital expenditure, then this error is called error of principle. For example, मैंने AC परचेज किया, तो AC तो बैलेंस शीट में चला गया, अब AC के इंस्टॉलेशन में 10,000 खर्चा किया, तो इसको भी AC कॉस्ट में ऐड करना था, तो मैंने क्या किया, AC कॉस्ट में ऐड नहीं किया, मैंने वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक कर लिया। बोला मजदूरी पे की ना इसको फिट करने की। और मुझे बताओ क्या ये वेजेस था कि एसी कॉस्ट में होना चाहिए था, पर हमने वेजेस दिखा दिया। वेजेस मतलब पीएनएल में चला गया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है। तो मतलब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने उसको रेवेन्यू दिखा दिया, ये रेवेन्यू था उसको कैपिटल दिखा दिया। मैंने रेंट पे किया और उसको मैंने बिल्डिंग में ऐड कर लिया, तो ये रेवेन्यू क्या हो गया, कैपिटल। मैंने एसी का सर्विस कराया, अभी तुमको पता चल गया सर एसी पे खर्चा करते तो कैपिटल होता है, पर मैंने मान लो बाद में खर्चा किया, इसका सर्विस कराया, तो ये बताओ ये खर्चा क्या एसी कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए, पर हमने एसी कॉस्ट में ऐड कर लिया, हमको लगा कि सब एसी में ऐड होता है, हमने एसी में ऐड कर लिया। तो ऐसी एरर को क्या होगा, क्या बोलते हैं अपन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोला, कुछ समझ में आया। When capital expenditure treated as a revenue expenditure or revenue expenditure treated as a कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोला, कुछ समझ में आया तुमको। ये होगी पहली एरर। इसमें मतलब मोटा मोटी प्रिंसिपल जो होते हैं ना, रूल्स, उसका अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम थी, इसलिए इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब बात करते हैं क्लरिकल एरर। क्लरिकल मतलब लिखते टाइम पे गड़बड़ कर ली, तो उसे क्या बोलेंगे, क्लरिकल एरर। अब लिखते टाइम पे गड़बड़ कैसे हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। पहला है एरर ऑफ ओमिशन, इसमें हम लिखना ही भूल गए, लिखना था और हमने लिखा। अब ये लिखना दो तरह से बोल सकते हैं, पार्टली ओमिशन और फुल्ली ओमिशन। पार्टली ओमिशन इसका मतलब एक साइड लिखना भूल गए, एक तरफ लिख दिया, और फुल्ली ओमिशन मतलब पूरा ही लिखना भूल गए। क्या बोला, समझ में आया। जैसे अभी मुझे विपिन ने फीस दी, तो मुझे उसकी एंट्री क्या पास करनी चाहिए, बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ना, टू सेल्स। विपिन, चलो कोई नहीं, वैसे तुम्हारा बाद में मान लेता हूँ विपिन अकाउंट। अब मान लिया विपिन के मैं 50,000 मांग रहा था, कितना मांगा था, क्या बोले, समझ में आया। पर विपिन ने मुझे 50 के बदले 49,000 दे दिया, बराबर है। तो अब सुनो, अब किसकी एंट्री क्या होगी, और बोला सर अपना हिसाब खत्म, तो मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट 49,000, हाँ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट
ठीक है, हाँ बस ये एंट्री होगी। क्या? ओह, डिस्काउंट भूल गया मैं। ये कौन सी एरर हुई? ये कौन सी एरर हुई? एरर ऑफ ओमिशन, लिखना भूल गया। पर क्या पूरा लिखना भूला हूँ, कुछ लिखना भूला हूँ? क्या बोला, समझ में आया? दैट इज कॉल्ड पार्टली ओमिशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? बराबर है। मान लेते हैं मैंने रेंट पे किया, तो एंट्री क्या होती है बताओ? बराबर है, हो गया। क्या बात कर रहे हो? अच्छा लिखा ना। अरे मिस्टेक हो गई। क्या होगी गलती से? इस मिस्टेक को क्या बोलेंगे अपन? पार्टली ओमिशन। क्या बोले इसको? क्या बोला, समझ में आया? चलो, मुझे 3 लोगों ने फीस दी। युग ने फीस दी, कैश अकाउंट डेबिट टू युग, बराबर ना। राहुल ने फीस दी, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। ध्रुव ने फीस दी, कैश अकाउंट डेबिट टू ध्रुव। मोती ने फीस दी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोती। बस, सबका फीस आया कि नहीं आया? क्या बात कर रहा है? लिखा ना? नहीं लिखा है उत्तरी अभी। दैट इज कॉल्ड फुल्ली ओमिशन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि डेबिट लिखा क्रेडिट नहीं लिखा, क्रेडिट लिखा डेबिट लिखा, ऐसा नहीं किया, पूरा ही लिखना भूल गए। कौन सा ओमिशन बोलते हैं इसको? फुल्ली ओमिशन। क्या बोला, समझ में आया तुमको? तो जब आप एक साइड डेबिट या क्रेडिट दोनों में से एक साइड लिखना भूल जाते हो तो उसे बोलते हैं पार्टली ओमिशन। बट जब आप पूरा ही लिखना भूल जाते हो तो उसे क्या बोलते हैं? फुल्ली ओमिशन। क्या बोला, कुछ समझ में आया? किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में आया तुमको? अब बात करनी है एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग साइड, रॉन्ग अकाउंट और रॉन्ग टोटल और रॉन्ग अमाउंट। इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? एरर ऑफ। अगर आपने रॉन्ग साइड में लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट लिख दिया और रॉन्ग टोटल मार दी, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? एरर ऑफ कमीशन। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल रचित ने मुझे 1000 रुपए दिया। कितना दिया? तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रचित, बराबर ना। लिखा ना इस बार, तो देखो मैं भूला भी नहीं यार, फालतू मजाक नहीं करना। लिखा ना, मैं कहाँ भूला हूँ? अरे दोनों लिखा, डेबिट क्रेडिट दोनों लिखा है। अरे फिर तूने गलती करा दी मुझसे। तो ये एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, एरर ओमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग अमाउंट नहीं लिखा, रॉन्ग साइड क्या बोलते हैं अपन ने यहाँ पे भूले नहीं है, अपन ने लिखा है बट अपन ने यहाँ पे रॉन्ग अमाउंट लिख दिया है। तो ये वाली कौन सी एरर होगी? एरर ऑफ कमीशन। क्या बोला, समझ में आया तुमको? चलो, अंडरस्टूड? बोलो, किसी को इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। क्या? वैसे नहीं मानते, आपने लिखा ना, गलत लिखा ना, उसमें तो ओमिशन में लिखता लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं, कम लिखा अलग चीज है। क्या बोल रहा है यहां तक तुमको समझ में आया? अब मान लो फॉर एग्जांपल मुझे है ना कल ये रौनक, क्या नाम, कुणाल, हाँ, कल मेरे पास में रौनक आया। कौन आया? ठीक है, उसने मुझे 1000 रुपए दिया, तो मुझे एंट्री पास करनी चाहिए थी, मैं भूलेगा नहीं। अब मैं आमिर खान नहीं बनेगा,
बराबर ना। आमिर खान पता तुमको मूवी इसकी आई थी गजनी, मैं गजनी नहीं बनेगा, हमें याद रखेगा, मैं एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रौनक 1000 रुपया। इस बार मैं अमाउंट भी सही में लिखा है, सही। क्या यार तुम लोग मुझसे बार बार गलती करा रहे हो। तो मैंने क्या बोला था, किससे पैसा मिला, तो रौनक ही तो लिखा है। आज क्या हो गया मुझे, आज क्या हो गया मुझे। अभी तुमने बोला पहले कि लिखना भूल गए, तो मैंने याद से लिखा, गजनी नहीं बना। फिर तुमने बोला अमाउंट भी बराबर होना चाहिए, मैंने अमाउंट भी बराबर कर लिया। अब तुम क्या बोल रहे हो कि मैंने फिर गलती कर दी। क्यों गलती की भैया, अकाउंट ही रॉन्ग लिख दिया। अरे रौनक रोहन रोहन रौनक एक ही जैसे ही तो है, सेम ही तो है। क्या सेम है, अलग अलग है। अरे ठीक है, तो इस गलती को क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन, स्टिल कमीशन ही है। क्या बोला, समझ में आया। चलो ठीक है, इस बार तो मैं नाम भी सही लिखूंगा। इस बार तो राजन के मैं पैसा मांग रहा था, बराबर है, तो ये मुझे फीस देगा। इसने 50,000 के बदले 49,000 दिया। अब मैं भूलेगा भी नहीं, सब लिखेगा और सही भी लिखेगा। ठीक है, क्या बोला, समझ में आया। तो अब देखो, रोहन ने मुझे फीस दी, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना बचा, 49,000। क्या बोला, समझ में आया। टू राजन 50,000 और टू डिस्काउंट 1,000। बस इस बार तो सब नाम भी बराबर लिखा, सब बराबर लिखा है। साला फिर गलती कर दी, क्या मजा कर रहे हो, क्या लिखा। अरे यार तो डिस्काउंट तो लिखना ही था ना, डेबिट से आता है। अरे फिर गलती कर दी। ये भी कौन सी गलती है, एरर ऑफ। क्या बोला, समझ में आया तुमको। लास्ट वाली कंपनसेटिंग एरर, व्हेन वन एरर कंपनसेट अनदर एरर। आपने इस बार एक गलती नहीं की, आपने दो गलती की, और दोनों गलती एग्जैक्ट ऐसी थी कि दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे तुम सबसे फीस लेना है, तो मान लो तुम 30 लोग हो, तो 30 लोग की 10,000 रुपए फीस है, तो 30 लोग की 10,000 फीस कितना होता है, 3 लाख। तो मेरे पास 3 लाख रुपए आना चाहिए था, बराबर है। मैंने इससे 5,000 कम लिया, बट मैंने इससे 5,000 एक्स्ट्रा ले लिया। तो क्या सही क्या गलत किया, गलत मतलब इसके लिखते टाइम पे इसमें 5,000 एक्स्ट्रा लिख दिया, इसमें 5,000 का कम लिख दिया। अब बताओ क्या सही है गलत है, कंफर्म गलत है, हाँ। बट क्या हुआ, यहाँ पे दो एरर हुई है, एक इससे एरर हुई है लिखते टाइम पे, एक इससे एरर हुई है। बट इसमें जितना ज्यादा लिखा उतना ही उसमें क्या लिखा है, कम। तो इसकी एरर ने इसको कंपनसेट कर लिया, तो मेरा अमाउंट 3 लाख का 3 लाख ही आया, बट ये सही नहीं था। इसे बोलते कंपनसेटिंग एरर। क्या बोलते हैं इसको, बराबर है। जब दो एरर हो रही है और दोनों एग्जैक्ट ऐसी हो रही है, एक ने दूसरे को कंपनसेट कर लिया, इसे बोलते कंपनसेटिंग एरर। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से टोटल मिला के अपने पास में 4 तरह की एरर होती है। चलो कॉपी करो। तो बताओ क्या ये एरर समझ में आई तुमको। पहली कौन सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, when capital expenditure treated like a revenue expenditure और vice versa, तो अपन इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन में ओमिट हो जाता है, ओमिट मतलब भूलना। अब वो चाहे आधा लिखना भूले या पूरा लिखना भूले, उसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन में रॉन्ग साइड में या रॉन्ग अकाउंट में या रॉन्ग टोटल मारा है या रॉन्ग अमाउंट लिखा है, तो उसे एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। कंपनसेटिंग एक यूनिक टाइप का एरर है जिसमें 2 एरर होती है और दोनों एरर एक दूसरे का करती है कंपनसेट। क्या बोला, समझ में आया। कई बार एग्जाम में ट्रू फॉल्स आ जाता है कि आइडेंटिफाई द एरर के हिसाब से, कि मान लो ऐसा बोल दे कि राहुल के अकाउंट के बदले राणा के अकाउंट में लिख दिया, ये कौन सी एरर है, एरर ऑफ कमीशन। समझ में आया। हमने फर्नीचर सेल किया, उसकी एंट्री करना ही भूल गए, ओमिट हो गए, तो क्या होगा, एरर ऑफ ओमिशन।
हमने एक फर्नीचर खरीदा और उसको लाने के लिए मजदूरी पे की और उस मजदूरी को वेजेस अकाउंट में डाल दिया, ये कौन सी एरर है? एरर प्रिंसिपल। क्या बोला समझ में आया? कंपलसरी में वो पर्टिकुलर बताएगा कि ये एरर हुई है और एक और एरर हुई है, या ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, व्हेन वन एरर कंपनसेट अनदर एरर, दिस इज आल्सो नोन एज द एरर ऑफ ओमिशन। क्या बोला समझ में आया? तो इसके हिसाब से अपने को रेडी रहना है। ये हो गया एरर। तो अपन ने चारों एरर देख ली, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग और एरर ऑफ ओमिशन। क्या बोला समझ में आया तुमको? ठीक है। तो अलग अलग टाइप की एरर होती है, रॉन्ग एंट्री पास कर ली, रॉन्ग कास्टिंग कर ली सब्सिडी बुक से, ये सब एरर अलग टाइप की होती है, रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडी बुक। चलो ठीक है। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल जो हमने देखा कि भाई रेवेन्यू कैपिटल, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया गया है, तो ये आ जाएगा। क्लरिकल एरर में फिर 3 आ गई, एरर ऑफ ओमिशन, ये ओमिट हो गया, वो लिखना ही भूल गए। कमीशन जिसमें आपने रॉन्ग अकाउंट में रॉन्ग टोटल रॉन्ग साइड लिख दिया, बराबर ना। और कंपनसेटिंग जिसमें होता है आपने एक एरर की है उसके साथ में दूसरी एरर की है और दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर रही है। ठीक है। अब आपको बताना कि इन एरर की वजह से कहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली होगा और कहाँ पे नहीं होगा। तो आपने ये एरर कर लिए, तो क्या ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? मतलब क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है? सब एरर में नहीं होना चाहिए, कुछ एरर में हो भी सकता है। डेफिनेटली कंपनसेटिंग में तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा। ठीक है। ट्रायल बैलेंस TB यानी ट्रायल बैलेंस विल टैली। फुल्ली ओमिशन भी होती है, आपने पूरा इफेक्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस विल टैली। ठीक है। और पार्शियल में कभी नहीं होगा इसमें, तो क्योंकि आपने एक ही इफेक्ट दिया, तो डेबिट लिखा क्रेडिट नहीं लिखा, क्रेडिट लिखा डेबिट नहीं, तो कभी होने वाला नहीं है। ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। चलो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या लगता है? यस, क्यों होगा? विल टैली। अब समझिए, अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो एंड होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और आपने फर्नीचर के बचे वेजेस लिख दिया है तो वेजेस को भी डेबिट किया है ना, तो दोनों के इसमें डेबिट किया है और सेम अमाउंट से किया है, तो इसमें ट्रायल बैलेंस टैली होगा। तो पहली वाली एरर में होगा। ओमिशन में डिपेंड करता है पार्शियल के फुल्ली है, पार्शियल में कभी नहीं होगा बट फुल्ली में हो जाएगा। क्यों होगा फुल्ली में? क्योंकि आपने उसका डेबिट के दोनों इफेक्ट नहीं दिया है, तो वो तो टैली होने वाला ही है। फिर आता है एरर ऑफ कमीशन। अब इसमें डिपेंड करता है, जैसे अगर आपने रॉन्ग साइड लिख दिया है तो इसमें टैली नहीं होगा, बट अगर आपने रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया है तो टैली हो जाएगा। जैसे राम के बदले रामा में लिखा, तो राम भी डेबिट था और रामा भी डेबिट था, तो टैली हो जाएगा ना। बट राम डेबिट था, आपने क्रेडिट में लिख दिया है, तो अब टैली होगा नहीं। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है। या रॉन्ग टोटल मार दिया है, तो अगर आपने टोटल स्टार्ट से ही रॉन्ग मारा है तो टैली हो जाएगा, और बीच में कहीं पे गड़बड़ की है तो टैली होगा नहीं। तो इसमें डिपेंड करता है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखते, इसमें डिपेंड, बराबर है। बाकी इसमें फिक्स है, तो लिख दो नीचे ये वाला, जहां जहां पे होगा नहीं होगा इसमें लिख दिया डिपेंड्स, इसमें डिपेंड्स लिख दो। एरर ऑफ प्रिंसिपल बताया ना बेटा मैंने, कि अगर आपने कैपिटल को रेवेन्यू और रेवेन्यू कैपिटल कर दिया, जैसे मैंने AC खरीदा, बराबर है, तो इसके एंड AC अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अब मैंने AC खरीदते टाइम में इंस्टॉलेशन का पेमेंट किया, तो उसको भी एंट्री होनी चाहिए AC टू कैश, बट मैंने AC के बदले वेजेस में डाल दिया। समझ में आया? क्योंकि मैंने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा, वैसा हो गया। अब वो नहीं, ऐसा नहीं लेना चाहिए, ऐसा तो फिर रॉन्ग अकाउंट भी तो हो सकता है, बराबर ना। वो आपको समझना पड़ेगा क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू था, तो आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब उसको लिंक होगा। जैसे मैंने क्या बोला, इंस्टॉलेशन का खर्चा पे किया,
अब वो इंस्टॉलेशन की बात कर रहा है, आपने फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर के टाइम पे मजदूरी पे की, तो अब ऐसा बोलिए फर्नीचर बदले वेजेस में डाल दिया, तो ये बराबर है। समझ में आया? वैसा। यस। अब देख लो यहाँ पे इन एरर में ये दे रखा है, यहाँ पे कभी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, ठीक है, और इनमें ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो देखो ये चार्ट अपना, एरर ऑफ प्रिंसिपल में ट्रायल बैलेंस विल टैली, एरर ऑफ ओमिशन में अगर फुल्ली तो टैली हो जाएगा और अगर पार्टली है तो टैली होगा नहीं। एरर ऑफ कमीशन की बात की जाए तो अगर आपने राइटिंग इन द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडी बुक तो टैली हो जाएगा। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडी बुक, पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, पोस्टिंग अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड और रॉन्ग अकाउंट बैलेंस आपने लिखा है, तो ऐसे वाले केस में टैली नहीं होगा और कंपनसेटिंग में टैली हो जाएगा। क्या बोले, समझ में आया तुमको? तो अपन ने इसको शॉर्ट वर्जन में यहाँ पे लिख दिया है ये वाला। अपन ने एरर कमीशन में डिपेंड्स बताया कि हो सकता है, डिपेंड करता है, कुछ केस में होता है कुछ केस में नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुमको पता होना चाहिए कि जब हमने सब्सिडरी बुक्स पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बेटा? तो तुमको पता होगा जैसे मैंने कोई बुक बनाई है, फॉर एग्जांपल परचेज बुक बनाया मैंने, तो ये जैसे मैंने मान लो परचेज बुक बनाया, तो आपको पता होगा फॉर्मेट कुछ इस तरह का था, डेट, पर्टिकुलर, डिटेल्स और अमाउंट, ऐसा था कि नहीं था? ऐसा था। फिर इसमें आपने बहुत सारे आइटम लिखी, बराबर ना, और लास्ट में इधर कुछ इधर आया डिस्काउंट विस्काउंट किया और लास्ट में इधर टोटल हो गया, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? अब हम क्या करते हैं कि इसका लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? तो जो जो पार्टी होगा उसका नाम आएगा, तो उसी के साथ में परचेज अकाउंट का भी तो लेजर बनेगा, तो परचेज अकाउंट का भी लेजर बनेगा। लेजर ऐसे बनता है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। क्या बोला, समझ में आया? अब क्या करते हैं, इसकी जो टोटल होती थी वो हम इधर ट्रांसफर करते थे। हमको पता है परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, तो इसकी टोटल कहां पे लिखते थे? डेबिट साइड में। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं टू टोटल, याद होगा तुमको, टू टोटल एज पर परचेज बुक, याद आया? इसे सेल्स बुक बनाया होता था, उसका टोटल यहाँ पे ट्रांसफर होता है बाय में, बाय टोटल एज पर सेल्स बुक। फिर सेल्स रिटर्न था तो उसका टोटल ट्रांसफर होता है डेबिट में, तो टू टोटल एज पर सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न तो उसका क्रेडिट होता है, तो बाय टोटल एज पर परचेज रिटर्न बुक। क्या बोला, समझ में आया? इसे बोलते हैं सब्सिडी बुक से लेजर में पोस्टिंग करना। क्या बोलते हैं इसको? सब्सिडी बुक से लेजर में पोस्टिंग करना। क्या ये याद आया तुमको? ये याद रखना, भूलना नहीं है कि इनकी बैलेंस जो होती है, टोटल जो होती है, वो अपने लेजर में ट्रांसफर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमको इसका भी लेजर बनाना पड़ेगा, तो हम ट्रांसफर करते हैं। याद आया? चलो मैं लिख के देता हूँ कि कौन सी सब्सिडी बुक का लेजर कहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो वो लिख लेते हैं अपन। चलो तो सब्सिडी बुक टोटल ट्रांसफर टू लेजर, ठीक है? तो समझो, कैश बुक अपने आप में लेजर भी है और अपने आप में बुक भी है, तो उसका कोई ट्रांसफर करना नहीं है। बट बाकी बुक जैसे परचेज बुक, इसका ट्रांसफर होगा परचेज अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर होता है बेटा? ठीक है, डेबिट साइड में। वहां पे अपन लिखते हैं डेबिट साइड में, मतलब टू साइड में, टू टोटल एज पर परचेज बुक। इसी तरह से सेल्स बुक का लेजर, सेल्स बुक का टोटल ट्रांसफर होता है सेल्स अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर होता है? कौन सी साइड में होता है? क्रेडिट साइड में। इसी तरह से परचेज रिटर्न का बुक का टोटल वो ट्रांसफर होता है परचेज
रिटर्न के अकाउंट में यानी लेजर में, और ये कौन सी साइड में होगा? क्रेडिट साइड में। इसी तरह से सेल्स रिटर्न बुक का टोटल ट्रांसफर होगा सेल्स रिटर्न के लेजर अकाउंट में, और ये डेबिट साइड में। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल का भी बुक बनता है, उसका ट्रांसफर होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में, उसके अकाउंट में। कौन से साइड में ट्रांसफर होगा? डेबिट साइड में। इसी तरह से बिल्स पेबल बुक भी होती है, उसका भी लेजर बनेगा बिल्स पेबल अकाउंट। ये कौन से साइड में ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड में। अरे क्या बोला, समझ में आया तुमको? तो इस तरह से इनके अपने आप में लेजर बनेंगे, और जब लेजर बनेंगे तो उस तरफ ट्रांसफर होगा। ये हमने चीज सब्सिडी बुक में भी की थी, मैं दिखा देता हूँ। सब्सिडी बुक ये रही, तो तुमको याद है ये सब्सिडी बुक बनाई थी हमने, और इसका लेजर भी बनाए थे, राइट? तो ये देखो, जैसे ये परचेज बुक बनाई थी हमने, याद है तुमको? तो ये ऐसा परचेज बुक था, और जब इसका लेजर बोला गया था लेजर बना परचेज का, तो हमने परचेज का परचेज अकाउंट लेजर बनाया था। और इसको अपने जो इस टोटल को, ये जो टोटल थी, ये वाली टोटल जो होती है, इस टोटल को अपने ट्रांसफर किया था यहाँ पे, और लिखा था टू टोटल एज पर परचेज बुक। याद आया? इसी तरह से अपने सेल्स बुक का भी बनाया था, और मान लो किसका लेजर बनाया था। अब जैसे ये लेजर है, देखो ये रिटर्न आउटवर्ड का लेजर था, हमने ये बुक बन दे रखी थी, इसका टोटल 280 होता है, हमने इसका लेजर यहाँ पे बनाया था रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, और बाय में यानी परचेज रिटर्न का अकाउंट, और यहाँ पे लिखा बाय टोटल एज पर परचेज रिटर्न बुक 280। याद आया? तो क्या मतलब, हम हर बुक का जो टोटल होता है, क्या उसके पर्टिकुलर लेजर में ट्रांसफर करते हैं? करते हैं। ये ध्यान रखना। अब कौन से साइड करना है वो मैंने तुमको लिख के दे दिया कि कौन सी साइड में ट्रांसफर होगा, ठीक है? क्योंकि इसको जब ट्रांसफर करते हैं ना, तो इसमें भी गलती हो सकती है, इसमें मिस्टेक हो सकती है। तो मिस्टेक से पहले हमको पता होना चाहिए सही चीज क्या होती है। तो इनके सबके बुक के बैलेंस कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं? उनके पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं इधर, और कौन से साइड होते हैं वो भी हमने लिख दिया, इस साइड ट्रांसफर होते हैं। समझा? चलो कॉपी करो। तो अभी हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि कौन सी एरर कैसे होती है, बराबर ना? चलो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और ऑन द रॉन्ग साइड, ये कौन सी एरर होगी? एरर ऑफ कमीशन। क्या बोला, समझ में आया? 200 पेड एज अ वेजेस फॉर इरेक्टिंग अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू। अगर आपने मशीन सेटअप में जो खर्चा किया है, उसका जो खर्चा वो किस में होना चाहिए? मशीन में। क्या बोला, समझ में आया? अब बताओ, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर 1200 रुपया डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस, कौन सी एरर है? हाँ भाई, असेट खरीदी ना, असेट खरीदी है तो बैलेंस शीट आनी चाहिए थी, आपने कहाँ पे डाल दी? जनरल एक्सपेंस है, मतलब पीएनएल में डाल दिया। तो ये पर्टिकुलर असेट खरीदते टाइम पे है, तो ये कौन सी एरर होगी? एरर ऑफ प्रिंसिपल। बस यही था एरर आइडेंटिफाई वाला। तो ऐसा एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा? ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है? चलो अभी अपने को सही करना सीखना है, रेक्टिफाई करना सीखना है। उसके लिए पहले तुमको प्रोसेस पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले देखो, बिजनेस में कुछ ट्रांजिशंस होता है या कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरे बिजनेस से कुछ ट्रांजेक्शन या इवेंट है, इनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इनको आइडेंटिफाई करके हम सबसे पहले लिखते हैं या तो जर्नल में, कहां पे लिखते हैं बेटा? या हम लिखते हैं सब्सिडरी बुक में।
उसके बाद में हम इनको पोस्टिंग करते हैं लेजर में। तो इधर को अपन बोलते हैं रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं, रिकॉर्ड। और लेजर में हम करते हैं पोस्टिंग, वर्ड यूज के, पोस्ट किया तो अपन इसको बोलते हैं पोस्टिंग। उसके बाद में इसको समराइज किया जाता है जो होता है ट्रायल बैलेंस में, बराबर है। और लास्ट में क्या बनता है बेटा, फाइनल अकाउंट। ये प्रोसेस होता है, बराबर है। अब एरर कहीं पे भी आइडेंटिफाई हो सकती है। एरर जर्नल करते टाइम पे भी हो सकती है, लेजर पोस्टिंग करते टाइम पे भी हो सकती है, ट्रायल बैलेंस बनाते भी टाइम हो सकती है, फाइनल ट्रायल बैलेंस बन चुका है मतलब फाइनल अकाउंट पे आगे वहां पे भी हो सकती है, और फाइनल अकाउंट बनने के बाद भी हो सकती है। मतलब लास्ट की एरर पता चला, लास्ट अपन ने गलत लिखा था, अभी पता चला, तब तो फाइनल भी अकाउंट भी होंगे ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्या एरर इनमें से किसी भी स्टेज पे आ सकती है, नहीं आ सकती है, आ सकती है। तो अभी क्या करते हैं, हम इन सारे चीजों को 3 स्टेज में बांटते हैं। कितने स्टेज में बांटते हैं, 3। पहला, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो हमने क्या किया, पहले ये वाले को एक अलग स्टेज में ले लिया, इसे बोला बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। उसके बाद इसको एक स्टेज में ले लिया, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। और इसके बाद जो साल खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट वाला होगा उसको ले लिया, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया। तो हमने इस तरह से 3 पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में बांट दिया, 3। तो आप समझिए, अगर मुझे रेक्टिफिकेशन करना है तो इसको मैं एरर को 3 जगह पे लोकेट कर सकता हूं, पता कर सकता हूं। पहला, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। दूसरा, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और तीसरा, नेक्स्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का एरर अभी पता चला, इसको अपन नाम दे देंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, दैट इज error is related to previous years। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एरर आपकी इस साल की नहीं है, एरर किस साल की है, प्रीवियस ईयर की। तो इसको तो साइड ही कर लो, 2 मेन वो है जिसमें हम करंट ईयर की एरर की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, करंट ईयर की एरर करंट ईयर में फाइंड आउट हो गई। करंट ईयर की एरर किसमें फाइंड आउट होगी, करंट ईयर में। तो भाई करंट ईयर की एरर है और करंट ईयर में मिल गई, तो चेक क्या हुआ, नीचे क्यों दिख रहा है, हाँ घर पे चला जा, तो फिर जबरदस्ती क्यों बैठने का है। अगर आपने करंट ईयर में ही मिस्टेक की है और करंट ईयर में ही पता चल गई है तो वो 2 वाले हैं, बराबर है। और अगर आपने मिस्टेक कभी प्रीवियस ईयर में की थी और अभी पता चली है तो ये वाला है। क्या बोला, समझ में आया तुमको। ये जो 2 चीज है, ये वाला जो 2 चीज है, इस ये वाला जो पार्ट है, इसमें ऐसा बोलेंगे कि करंट ईयर की मिस्टेक करंट ईयर में मिल गई, और ये वाला जो है इसमें पता चलेगा कि इसमें जो मिस्टेक हुई है वो करंट ईयर में नहीं हुई है, प्रीवियस ईयर में हुई, तभी तो फाइनल अकाउंट बन चुका है ना, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, पैसा है। अब इनको क्या करना है, कैसे करना है, वो बात करते हैं। अब ये जो मिस्टेक है ना, इनको भी मैं 2 पार्ट में बांटता हूं। पहली ऐसी मिस्टेक जिसका इफेक्ट एक साइड पे ही हुआ है, उसे बोलते हैं वन साइडेड एरर। क्या बोलते हैं उसको बेटा, और जिसके 2 इफेक्ट हो रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, डबल साइडेड एरर। मतलब एक ही जगह पे गलती की, जैसे डेबिट में लिखा क्रेडिट में नहीं लिखा, तो उसे बोलेंगे वन साइडेड, और दोनों तरफ भी नहीं लिखा है तो उसे क्या बोलेंगे, डबल साइडेड। इसमें भी सेम वे से करेंगे, वन साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर, और इसमें भी सेम चीज होगी।
वन साइडेड एरर एंड डबल साइडेड एरर। तो हमने क्या किया, इन सब एरर को दो पार्ट में बांट दिया, वन साइडेड डबल साइडेड, वन साइडेड डबल साइडेड, वन साइडेड डबल साइडेड। वन साइडेड का मतलब ये है कि उसमें जब आपने एरर की होगी तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही अकाउंट इफेक्ट हुआ है। तो अब जब मैं सही करूंगा तो क्या मुझे दोनों साइड लिखना है कि एक ही साइड लिखना है? और डबल साइड में क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं पे दो अकाउंट कहीं ना कहीं पे हिट हुए होंगे। तो जब मुझे सही करना है तो मुझे कितने साइड लिखने पड़ेंगे? डबल साइड। अब क्योंकि अगर मेरे दोनों साइड हिट हो रहे हैं तो मैं आराम से उसकी जर्नल एंट्री पास कर सकता हूं। जर्नल एंट्री के लिए आपको दो चीज चाहिए, डेबिट एंड, तो आराम से हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। तो अगर ये हुआ है तो यहाँ पे हम आराम से जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई कर लेंगे। ऐसा जनरल एंट्री पास हो, काम खत्म हो गया। बट अगर वन साइडेड एरर हुई तो जनरल एंट्री नहीं पास कर सकते, खासकर उधर तो बिल्कुल नहीं, इधर तो बिल्कुल नहीं, फर्स्ट वाले में। क्यों, आप समझो। अभी मेरा ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ जर्नल में या सब्सिडी बुक में लिखा है और लेजर पोस्टिंग तक पहुंचा हूं। अब मुझे पता चल गया कि मैंने गड़बड़ कर ली है। क्या गड़बड़ की है? मैंने रेंट अकाउंट तो डेबिट किया है बट मैंने टू कैश नहीं किया है। क्या बोले, समझ में आया? या ऐसे मान लो, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने राम को पैसा दिया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपया। मैंने सीता को पैसा दिया, सीता अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपया। मैंने लक्ष्मण को पैसा दिया, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू कैश 200 रुपया। मैंने मीता को पैसा दिया तो मीता अकाउंट डेबिट टू कैश 300 रुपया। मैंने रावण को पैसा दिया, रावण अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपया। ये था मेरा जर्नल। अब मुझे बताओ क्या मिस्टेक दिख रही है? पहला, दूसरा, तीसरा एंट्री, फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री। अब यहाँ पे गड़बड़ हुई है। यहाँ पे थर्ड एंट्री में गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ पे मैंने लक्ष्मण अकाउंट को डेबिट नहीं किया है। तो सस्ता वाला नशा किया होगा, मुझे लगा लिखा बट लिखा नहीं। तो अभी क्या होगा? अब इसको सही करना है। अब पहली बात तो ये समझो, बुक्स में कभी भी आप ऐसा काट कूट के नहीं लिख सकते, और ना एक बार खत्म होने के बाद में ना उसमें बीच में आप उसको एडिट कर सकते हो। ऐसा क्यों? सोचो, क्यों हम ऐसे काट के नहीं? जैसे मान लो यहाँ पे सीता नहीं लिखना था, यहाँ पे रीता लिखना था, तो मैं क्यों काट के ऐसा रीता नहीं लिख सकता? सोचो क्यों? नोटबुक में तो अलाउड है ना, बट बुक्स अकाउंट में अलाउड नहीं होता है। ऐसा क्यों? अगर तुम ऐसा काट छाट करोगे तो आपकी जो रिलायबिलिटी होती है, भरोसा होता है बुक्स अकाउंट से, वो उठ जाएगा। फिर तो जब भी किसी को फ्रॉड करना है वो फट से काट के कर लेगा, वो बोला मैंने रेक्टिफाई किया है। इनकम टैक्स वाले आएंगे, अरे इनकम टैक्स वाले आएंगे, क्या करना, कोई नहीं, काट दो एंट्री, फट फट कर काट लो, 4-5 का एंट्री काट लो, खेल खत्म, पूरी गलती से लिख दी थी। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो ऐसे काट छाट अलाउड होती, और जानबूझ के आपके ऊपर शक हो सकता है। इनकम टैक्स जानबूझ के काट छाट होगी तो शक होगा, जरूर कुछ घपला की है तभी काटी होगी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा काटना अलाउड नहीं है। ये तो होगी जब बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसे रियल में लिखी जाती थी तब की बात है। आज के डेट में तो सॉफ्टवेयर में होता है, कंप्यूटर में होता है, वहां पे तो और नहीं कर सकते। जब आप बड़े बड़े सिस्टम करोगे, सेफ सिस्टम, और जाओगे सीए आर्टिकलशिप करोगे, सीए बनोगे, काम करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे आपने एक बार एंट्री मान ली तो सिस्टम ने ले ली, तो अब उसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते, एडिट भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वरना क्या होता है पता है? जैसे मान लो ये दो एक कंपनी में काम कर रही है, बराबर है। अब अगर एडिट करना डिलीट करना अलाउ कर दिया जाए तो क्या करेगी पता है? इसके इसको उसके ऊपर खुन्नस है, फिर जाएगी इसकी 4-5 एंट्री ओपन करेगी, डिलीट मार देगी, बराबर ना? तो ऐसा डिलीट मारना अलाउड नहीं है। ये इसने सैलरी 1 लाख ली होगी, ये एक जीरो कम कर लेगी, 10,000 कर लेगी। बोले मैंने 10 ही ली, देख लो आप चेक करो, तो चेक करेंगे हाँ 10 ही ली है इसने तो, और 90,000 दे दो। और बाद में 2-3 साल के बाद पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ था, क्योंकि हमने उसको एडिट कर लिया ना, तो पता भी नहीं चलेगा। तो आप उसका ऑडिट ट्रैक मेंटेन नहीं कर पाओगे।
ट्रैक मेंटेन नहीं कर पाऊंगे, ये एंट्री कहाँ से आई थी, क्या हुआ था, वो सब भूल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इसके लिए जो कंपनीज होती है उसमें एक बार आपने एंट्री पास कर ली, उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते, तब उसके इफेक्ट को हटाने के लिए दूसरी एंट्री पास करनी पड़ती है। सही तो करना पड़ेगा ना, तब उसके इफेक्ट हटाने लिए आना पड़ेगा दूसरी एंट्री पास, उसी को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। अब आप समझिए, जैसे ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसमें मैंने ये एंट्री पास कर ली, बराबर ना। अब ये एंट्री का एक रूल हो गया कि एक बार आपने एंट्री पास कर ली तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये मैंने एंट्री ऑलरेडी पास की हुई है, तो अब मैं इस एंट्री को चेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मैं इसको एडिट करके ऊपर लक्ष्मण अकाउंट डेबिट कर लूँ, वो नहीं कर सकता। अब मुझे इसको सही करना है, तब इसके लिए या तो आप दूसरी एंट्री पास करो या उसका इफेक्ट दो, तो ही काम हो पाएगा। अब मुझे इसका इफेक्ट देना है, क्या देना मुझे इसका, अब मान लो मुझे इसकी एंट्री पास करनी है सही करने के लिए तो मान लेते हैं कि मैं नेक्स्ट डे पे मुझे पता चला कि मैंने गलती कर ली, तो मैंने इस साल इस दिन लिख दिया एंट्री लक्ष्मण अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना लिखना भूल गया था बेटा, 200। तो क्या मुझे टू कैश वापस लेना चाहिए, सिर्फ लक्ष्मण लिखना चाहिए, ऑन लक्ष्मण लिखना चाहिए? बट एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है ध्यान से समझना। जैसे लक्ष्मण को पेमेंट का मैंने एंट्री सबसे पहले रेक्टिफाई कर ली, उसके बाद मैंने मान लो आज के दिन में मैंने पेमेंट किया राहुल को, तो मैंने लिख दिया राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 400 रुपया। मैंने फिर ना मान लो युग को पेमेंट कर लिया, तो युग अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपया, ऐसा ये मैंने एंट्री पास कर ली। अब मेरा सीनियर आता है, वो नॉर्मली मुझसे बात नहीं करता, सीनियर होता है। अब जब वो ये बुक ओपन करेगा तो वो देखेगा, तो जैसे ही ये देखेगा उसके दिमाग में क्या आएगा, वो बोलेगा क्या इडियट इंसान है, इसको एंट्री पास करना भी नहीं आता, इसने क्या लिखा है लक्ष्मण अकाउंट डेबिट, क्रेडिट तो लिखा ही नहीं है, इसने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा ही नहीं, इसको पता होना चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट होना चाहिए, तो उसने गड़बड़ कर ली है, तो वो क्या करेगा फट से वापस लिख देगा टू कैश। क्या बोला, समझ में आया? अब बता लॉजिकली बताइए, क्या ये सही हुआ कि गलत हुआ? गलत हो गया ना। पर जब आप ऐसा ऐसा छोड़ के आओगे तो सामने वाला गलती करेगा ही करेगा ना। भाई तुम कितने टाइम तुम मान लो 2 महीने 3 महीने काम किए, फिर कोई दूसरा बंदा आया तो वो तो जब चेक करेगा तो ये क्या है, गलत किया इसने, मैं लिख देता हूँ टू कैश। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो क्या मुझे बताइए, अगर डबल साइडेड होता तो बराबर होता, जैसे मान लो वो टू कैश भी लिखना भूल गया होता तो हम पूरी एंट्री लिख देते लक्ष्मण टू कैश 200, तो बराबर था, तो दिक्कत नहीं थी। पर अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एक साइड लिख रहा हूँ, तो क्या ये एंट्री सही होगी और गलत फहमी हो रही है, गलत फहमी हो रही है ना इसमें। तो बोलता जब भी वन साइडेड एरर होती है, क्या होती है, और ट्रायल बैलेंस नहीं बनना है, तो ऐसे वाले इसमें ऐसा लिखना पड़ेगा, एंट्री पास करनी पड़ेगी जो लॉजिकली रॉन्ग हो जाएगी, सामने वाला और गलती कर सकता है। तो इसके लिए इसको सही करना है आपको उसके पर्टिकुलर लेजर में जाके, कहां पे सही करना है, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा लक्ष्मण का अकाउंट, किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जब क्या होता है, इनकी लेजर पोस्टिंग होती है बाद में, तो जब मैं लेजर पोस्टिंग बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे लक्ष्मण का लेजर बनाऊंगा, और उस लक्ष्मण के लेजर में मैं लिख दूंगा टू, ठीक है, ओमिशन इन रिकॉर्डिंग। टू कैश नहीं लिखूंगा वरना डबल इफेक्ट वापस हो जाएगा, क्योंकि कैश में ऑलरेडी बराबर लिखा हुआ है। तो मैंने लिखा टू ओमिशन इन रिकॉर्डिंग, कितना 200 रुपया। इससे क्या हुआ, मेरा लक्ष्मण का अकाउंट भी डेबिट हो गया, और जो कैश था वो ऑलरेडी बराबर है, तो उसमें वो चेंज हुआ नहीं। तो अपने को इस तरह से एंट्री पास करने का काम नहीं है। तो मतलब अगर वन साइडेड एरर है तो हम इस तरह की एंट्री पास कर सकते हैं। तो अगर मुझे उसको सही करना है तो क्या मुझे एंट्री पास करने के उसके लेजर में सही करना पड़ेगा, लेजर में। एंट्री तो भूल ही जाओ, हमको पता है एंट्री से चीजें लेजर में आती है, तो हम एंट्री पास नहीं करेंगे, हम कहां पे जाएंगे, लेजर में। क्या ये आपको समझ में आया? ये कब करना है, जब एरर कौन सी होगी बेटा, वन साइडेड। तो अगर मान लो यहाँ पे वन साइडेड है तो यहाँ पे अपन लिखेंगे करेक्ट इन लेजर, तो हम उसके लेजर में करेक्ट करेंगे, नॉट इन एंट्री। पर अगर मान लो डबल साइडेड है, तो मैंने बोला अगर आपने ये पूरी एंट्री लिखना भूल गए तो डबल साइडेड हो गया, तो इसको सही करना तो क्या लेजर में आएंगे कि डायरेक्ट जनरल एंट्री पास कर लेंगे, डायरेक्ट पास कर लो ना भैया, डेबिट के दोनों तो हो रहा है, दिक्कत क्या है, फिर खत्म। क्या बोला, समझ में आया तुमको? चलो, तो ये आई गेस पहला वाला तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तुमको, ये वाला। अब दूसरा समझ लो, दूसरा। अभी मेरा ट्राई बैलेंस बन चुका है, मतलब जनरल खत्म हो गया,
लेजर भी खत्म हो गया, अभी ट्रायल बैलेंस बन रहा है। अब जब मेरा ट्रायल बैलेंस बनेगा और उसमें डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल है तो वो टैली हो जाएगा। बट मान लो डेबिट में ज्यादा टोटल है और क्रेडिट में कम है, या क्रेडिट में ज्यादा टोटल है और डेबिट में कम है, तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? पर आपको पता है हमको ईयर में ट्रायल बैलेंस को टैली करना पड़ेगा। तो अब ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए एक अकाउंट आता है, उसका नाम क्या होता है बेटा? सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम होता है उसका? मतलब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आपको टैली होना चाहिए, बट टैली बाय चांस नहीं हो रहा है तो पर्टिकुलर एक टाइम के लिए हम क्या करते हैं, उस डिफरेंस को एक पर्टिकुलर अकाउंट में डाल देते हैं, उसका नाम क्या होता है? सस्पेंस। बोलते बाद में ढूंढते रहेंगे, तभी सस्पेंस में डाल दो। तो हमने पर्टिकुलर डिफरेंस को सस्पेंस में डाल दिया। क्या बोला, समझ में आया? अरे हाँ कि ना? तो मुझे बता, अगर मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, इसमें ये साइड है डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने बिजनेस शुरू किया, कैश लाया, कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपया, और कैपिटल भी लाया तो टू कैपिटल 1,00,000 रुपया, ये हो गया। अब मैंने इससे माल खरीदा 20,000 रुपए का, तो मैंने परचेज को डेबिट कर लिया 20,000 रुपए से। अरे हाँ कि ना? और मेरा कैश कम हो गया, 1,00,000 के बदले 80,000 हो गया, बराबर है। अब मैंने इसको सेल कर लिया 30,000 रुपए में, तो ये कैश अकाउंट डेबिट हो गया 30,000 रुपए। अब यहाँ पे सेल भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था, बट मैंने सेल को नहीं लिखा, मैं भूल गया। अब बताओ ईयर एंड हो रहा है, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इधर देखो 80 20 30, 1,30,000 और इधर 1,00,000, तो ये टैली नहीं हो रहा है। अब मुझे पता नहीं, मैंने सेल को लिखना भूल गया हूँ, मान लेते हैं, बाकी ट्रांजेक्शन भी बहुत सारे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है भैया, वो शेयर होल्डर पीछे पड़ा है, रिपोर्ट दो रिपोर्ट दो। तो अब क्या करें, क्या करूं बताओ? अब आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अपने को पिकनिक पे जाने का है, कहाँ पे जाने का है? बराबर है, और फिक्स है। अभी मान लो आज क्या, अभी क्या टाइम हुआ है? 11:55 हुई है, 1 बजे की अपनी ट्रेन है, अपने को जाने का है पिकनिक पे। पिकनिक के तुम सबके पास से मैंने 500 रुपए इकट्ठा करने को बोला है। तो इसने बोला कि मैं 500 रुपए सर सबसे ले लूंगा, मैंने बोला ठीक है। तो इसने क्या किया, फटाफट 500 रुपए तुमसे लेने शुरू कर लिया। अब पता कि लास्ट में पता चला कि बच्चे हैं 30, तो 500 इंटू 30 होना चाहिए 15,000, पर जब चेक किया तो पता चला 14,500 ही आ रहा है, मतलब किसी एक बच्चे ने दिया नहीं। तब तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि तुम बस ढूंढो किसने नहीं दिया, किसने नहीं दिया, किसने नहीं दिया, किसने नहीं दिया, ऐसा, और ट्रेन जाए तो जाए। समझ में आया? पिकनिक खत्म हो तो खत्म हो। या एक काम ये हो सकता है कि अभी कल को मुझे आके बोल दो कि सर एक बच्चे का गड़बड़ हुआ, लोचा हुआ है, तो अभी काम अपन चलते हैं, बाद में अपन हिसाब देख लेंगे, सीसीटीवी में चेक कर लेना किसने दिया किसने नहीं दिया, जो भी है, या कुछ दूसरे भी से देख लेंगे, जीपे चेक कर लूंगा। बट अभी के लिए डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस लेके चलो। तो कौन सा वाला तरीका तुम यूज करोगे? सेकंड वाला ना, कि पिकनिक छोड़ दोगे? बस सेकंड वाला। तो अभी क्या किया तुमने, तो इसने मुझे पैसा दे दिया कि देखो सर ये 14,500 तो कैश आपके पास आ गया, ये 500 का सस्पेंस है, वो पता नहीं अब किसने, सस्पेंस है, पता नहीं किसने लिया किसने दिया, वो पता नहीं अभी। तो अभी के लिए आप लो ये इतना पैसा, और बाद में अपन हिसाब करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चलो अभी क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ पे भी होता है कि ये ट्रायल बैलेंस जो है, शेयर होल्डर पीछे पड़ेगा, हमको रिपोर्ट दो रिपोर्ट दो रिपोर्ट दो। मैंने बोला दे दूंगा, मेरा सस्पेंस मैच नहीं हो रहा है, बोला वो गया भाड़ में, उसको छोड़ के बाकी तो दे हिसाब। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर डिफरेंस को एक बार के लिए हमने कहां पे डाल दिया बेटा? सस्पेंस में। तो मैंने ये 30,000 रुपए सस्पेंस में डाल दिए। अब बताओ, अब मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हुआ कि नहीं हुआ? तो अब क्या होता है, जब अपना ट्रायल बैलेंस बन जाता है ना और वन साइडेड एरर होती है, तो सीधी बात है ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि वन साइडेड एरर थी, एक तरफ था दूसरी तरफ नहीं था, तो टैली नहीं होगा। पर हमने उसको टैली करने के लिए किसमें डिफरेंस डाला होगा? सस्पेंस में। और अभी अगर मुझे पता चल गया कि मेरा जो गलती था वो ये वाला गलती था, और क्योंकि इफेक्ट एक ही था, तो मैंने जब एंट्री रेक्टिफाई की तो मैंने इस तरह तो लिख दिया लक्ष्मण अकाउंट डेबिट। ध्यान से सुनना कि भाई लक्ष्मण में नहीं लिखा था, तो मैंने लक्ष्मण अकाउंट डेबिट तो कर लिया, और मेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका है। तो मुझे बताओ वो जो डिफरेंस होगा मैंने कौन से अकाउंट में डालोगा? सस्पेंस में। अब मुझे इसकी एंट्री पास करनी है मान लो, तो आप क्या बोलोगे, सर डेबिट है तो आप एंट्री पास नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों साइड चाहिए होगा। पर मैंने बोला मैंने वो डिफरेंस को सस्पेंस में डाला था, तो कहीं ना कहीं मैंने सस्पेंस को
लिखा होगा। तो अब मेरे पास एक दूसरा सपोर्टर अकाउंट यहाँ पे आ गया। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो उसका नाम क्या होता है, सस्पेंस। तो एक तरफ तो वो लिखूंगा, दूसरी तरफ लिखूंगा सस्पेंस। बताओ ये एंट्री पास हुई कि नहीं हुई। तो क्या होता है जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है ना, तो अपने पास एक सपोर्टर आता है, उसका नाम होता है सस्पेंस। क्या नाम होता है उसका। तो जो डिफरेंस होगा, आपने ऑटोमेटिक डेबिट या क्रेडिट में डाला होगा, तो अब उसको हटा देंगे क्योंकि अपने को एरर मिल गई। तो अब मुझे बताओ, आप बताइए, अगर मेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका है और वन साइडेड एरर है, तो क्या मुझे उसकी लेजर पोस्टिंग करनी चाहिए कि डायरेक्ट एंट्री पास करनी चाहिए। सोच के बताओ, देख के बताओ, क्या सस्पेंस अकाउंट के साथ में एंट्री पास करनी चाहिए, लेजर पोस्टिंग करनी चाहिए। एंट्री पास करनी चाहिए सस्पेंस अकाउंट के साथ में। क्योंकि अब भाई आप मुझे बताओ, क्यों आप लेजर में जा रहे थे, उसका लॉजिक समझो, लेजर में क्यों जा रहे थे। क्योंकि हमारे पास में एक ही साइड था, दूसरा साइड, पर अब तो हमारे पास में सपोर्टर आ गया ना, तो अब क्यों लेजर में जाने का है। भाई मैंने बोला दो दो की जोड़ी में काम करना है। कितनी जोड़ी में काम करना है, दो दो की। तुम यहाँ पे 31 लोग हो, तो 30 जोड़ी तो 15 जोड़ी तो बन गई दो दो की, अब एक बच गया, बराबर है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने स्टेज कैसे, एक जोड़ी वाला काम था, उसके बाद एक सिंगल वाला काम था। तो मैं क्या करूंगा, जोड़ी वाला काम तुझसे नहीं होगा, तेरे पास कोई जोड़ी नहीं है, तो तू सिंगल वाला काम ही करना बाद में। क्या बोला, समझ में आया। तो जोड़ी वाले काम से उसको स्किप कर लिया, अपन सिंगल वाले काम पे पहुंच गए। ये पहले हुआ, ये वाला इधर हुआ, जहां पे हमने सिंगल वाला जनरल एंट्री वाला काम छोड़ दिया, हम सीधे काम पे पहुंच गए, लेजर में। अब सुनना, अब मैंने क्या बोला कि तुम चिंता मत करो, अगर कोई अकेला रहेगा तो मैं उसके साथ हूं। तो मैं सस्पेंस सब में आ गया। अब मुझे बताओ, क्या उसको भी स्किप करना कि डायरेक्ट अब जोड़ी में वो भी खेलेगा। पर अब जोड़ी के साथ में मेरा नाम आएगा, सस्पेंस का। किसका नाम आएगा, मतलब ऐसा होगा कि वो अकेला और साथ में जुझार सब। तो मैं सस्पेंस हो गया, तो एक तरफ तो वो नाम होगा, दूसरी तरफ सस्पेंस होगा। तो मुझे बताओ, क्या उसको जोड़ी में खेलना चाहिए कि डायरेक्ट स्किप करना चाहिए, खेलना चाहिए ना। तो मुझे बताओ, क्या उसकी एंट्री पास करनी चाहिए कि उसको लेजर पोस्टिंग करनी चाहिए। एंट्री पास करनी चाहिए, क्योंकि अब उसके पास में एक साइड तो है नाम और दूसरी तरफ दूसरा नाम क्या है, सस्पेंस। अब इसकी भी एंट्री पास होगी, जनरल एंट्री पास होगी। बट इस बार जनरल एंट्री जो होगी उसमें साथ में कौन आएगा, सस्पेंस। तो जनरल एंट्री विद सस्पेंस, ये बात। और सेम का सेम फाइनल अकाउंट बनने के बाद में भी, क्योंकि उसमें भी ट्रायल बैलेंस तो बन ही जाता है। तो जनरल एंट्री विद सस्पेंस। चलो, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो, अगर मेरा ट्रायल बैलेंस नहीं बना है और वन साइडेड एरर है, तो अब मैं एंट्री पास नहीं कर सकता, क्योंकि सस्पेंस भी मेरे पास नहीं आया, अभी उसका जन्म हुआ ही नहीं है। तो अब आपके पास में एक ही ऑप्शन होता है कि जनरल एंट्री पास नहीं कर सकते, तो कहां पे जाओगे, लेजर में। बट जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो एक सपोर्टर आ जाता है, उसका नाम होता है सस्पेंस। तो अब आप वन साइडेड होने पे भी आप जनरल एंट्री पास कर सकते हो, बट एक तरफ क्या आएगा, सस्पेंस, बराबर है। और दूसरी तरफ जो सही करना वो आ जाए। और फाइनल अकाउंट के टाइम पे भी ऑब्वियसली फाइनल अकाउंट बन गए तो ट्रायल बैलेंस तो बना ही होगा, तो उसमें भी सेम चीज आएगी। तो अब सर हमको है ना, ये दोनों सेम सेम लग रहा है, देख लो, इसमें तो फिर भी चेंज आ रहा है सर, ये और ये तो चेंज है। मतलब मैं इसको और इसको देखता हूँ, सेम सेम है ना, सेम सेम है, तो हेडिंग एक कर लेते, दो बार क्यों लिखा। नहीं, थोड़ा सा इसमें भी चेंज है। अब इसमें क्या चेंज है, वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। अभी मैं सिर्फ लिख देता हूँ और बाद में समझेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टार डालूंगा और इस स्टार को यहाँ पे लिखेंगे। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक स्टार लिखा और स्टार का मतलब नीचे समझा दिया। मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी यूज फॉर इनकम एंड एक्सपेंस आइटम। तो जो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में जो इनकम और एक्सपेंस होते हैं, जैसे सेल्स, परचेज, रेंट, उन सब के बदले मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या यूज करूंगा। अब वो क्यों करना है उसकी लॉजिक बाद में समझेंगे, जब ये काम हो आएगा तब। अभी से नहीं समझना, अभी से लिख के रख दो। अभी हमको इन दोनों पे फोकस करना है अपना, बस ये दो टारगेट है बस। सेम ईयर की एरर सेम ईयर में मिल गई, उसको कैसे रेक्टिफाई करना, वो अपने को मेन टारगेट है। इसको लास्ट में समझेंगे आराम से।
क्या बोला, समझ में आया? बट अभी के लिए डाल दो कि बाद में जब घर पे पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा कि सिर्फ इस वाले में हमको ये काम करना पड़ेगा। स्टार उधर है, स्टार का मतलब यहाँ पे समझाया, ठीक है? चलो कॉपी करो।